जेल में रोज रात को मुजरिम औरतों को देसी घी क्यों दिया जाता है? राज जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरा नाम कविता है। मैं मुंबई जेल की एक महिला जेलर हूँ। आखिर वहाँ रोज रात को मुजरिम औरतों को अंधेरे कमरे में देसी घी क्यों दिया जाता है? यह एक परेशान करने वाला सवाल है। इस राज को जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मुंबई जेल, क्या यह खौफनाक वाकया! यह रात एक डरावनी रात थी जब हमारे घर में अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई। सब घर वाले शहर से बाहर शादी में गए हुए थे और मैं इस वजह से नहीं जा सकी थी क्योंकि मेरा एनुअल एग्ज़ाम चल रहे थे। मैंने नौकरानी से कह दिया था कि मेरे साथ 2-3 दिन के लिए रह ले, मगर अचानक शाम को ही नौकरानी के बच्चे की तबीयत खराब हो गई तो उसे बेचारी को जाना पड़ा। मैंने दरवाज़ा और खिड़की अच्छी तरह से बंद कर लिए थे और आराम से सो गई। जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई, मेरी नींद खुल गई और मैं घबरा कर उठी और मैंने सोचा कि इतनी रात को कौन आया है। मैं पहले तो डर गई थी कि रात के इस वक्त कौन आया है। बाहर से किसी की आवाज़ आई, प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए, मुझे मदद की बहुत ज़रूरत है, मैं ज़ख्मी हूँ, प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए। इन दिनों वैसे भी शहर की हालात बहुत ही ख़राब चल रहे थे। मैं सोच में पड़ गई कि दरवाज़ा खोलूं या नहीं खोलूं। इस बार फिर से एक औरत की आवाज़ आई, प्लीज़ दरवाज़ा खोल दीजिए वरना वह मेरी जान ले लेंगे। मैं किसी को मुसीबत में नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने फैसला किया कि दरवाज़ा खोल देती हूँ। क्या पता किसी को मेरी मदद की ज़रूरत हो। मैंने दरवाज़ा खोला तो बाहर एक औरत खड़ी हुई थी और मुझे देखकर जल्दी से अंदर आ गई और दरवाजे को बंद कर दिया। मैंने ध्यान से उसको देखा तो वह लगभग 30 साल की एक खूबसूरत जवान सी लड़की थी। उस वक्त उजड़े हुए हालातों में बेचारी बहुत ही परेशान लग रही थी। उसकी हालत बहुत गंभीर थी। उसकी गंभीरता उसकी खूबसूरती को छुपा रही थी। माथे पर खून लगा हुआ था। वह बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गई थी। अभी मैंने उसको देखा ही नहीं था कि अचानक से पुलिस का हॉर्न बजने लगा। मैंने जब उसको देखा तो मुझे कुछ गलत होने का एहसास हुआ, जैसे मैंने कुछ गलत कर दिया हो। वह कहने लगी, मुझे कहीं छुपा लो, पुलिस मेरे पीछे है, प्लीज़ मेरी मदद करो। मैं सोच में पड़ गई। मुझे बहुत ही पछतावा हुआ कि मुझे उसको अपने घर में जगह नहीं देना चाहिए था और ना ही उसकी मदद करनी चाहिए थी। अगर पुलिस ने छापा मार लिया तो मैं भी उसके साथ फंस जाऊंगी। हरन की आवाज़ धीरे धीरे करीब आती जा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वो खुद ही घर के अंदर भागकर चली गई। मुझे होश आया तो मैं उसके पीछे भागी। वो कहने लगी कि अभी थोड़ी देर में पुलिस घरों से तलाशी लेना शुरू कर देगी। मुझे कहीं छुपने की जगह बता दो जहां मैं छुप सकूं। मैंने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम और पुलिस क्यों तुम्हारे पीछे पड़ी है? वह कहने लगी, तुम्हें भगवान का वास्ता, अभी मुझे छुपा दो, मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगी। मैं कसम खाकर कह रही हूँ कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। मैं तुम्हें नुकसान पहुँचाने के इरादे से यहाँ नहीं आई हूँ, मेरा भरोसा करो। इस वक्त बाहर से स्पीकर के जारी ऐलान हुई, यह खतरनाक महिला कैदी जेल से फरार हो गई है। अगर किसी ने भी उसे पनाह दी तो वह खुद उसे बाहर निकाल दे, वरना अभी थोड़ी देर में पुलिस तलाशी लेना शुरू कर देगी। वह कहने लगी, देखो मुझे जल्दी से छुपाओ वरना मेरे साथ तुम भी मुश्किल में फंस जाओगी। उसकी बात सुनकर वह जल्दी से छत पर उसको पानी की टंकी के पास ले गई। मैंने कहा, जहाँ भी छुप जाओ पुलिस तुम्हें ढूंढ ही लेगी, इसलिए जान बचाने का एक हल यही है कि तुम इस पानी वाली टंकी के अंदर कूद जाओ। पानी ठंडा था। मेरी राय पर उस औरत ने मुझे यूं देखा जैसे मेरा दिमाग खराब हो गया है। इतने ठंडे पानी में मैं उसे कूदने की राय दे रही थी। मुझे लगा जैसे वह मुझे खा जाएगी। कहने लगी, इतने ठंडे पानी में कूदने से तो बेहतर है मैं खुद को पुलिस के हवाले कर दूं। मगर अगले ही पल वह ढक्कन उठाकर अंदर कूद गई। मैं वहां से टंकी का ढक्कन बंद करके नीचे चली आई। 2 मिनट बाद ही मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरे सामने 2 महिला पुलिस और बहुत सारे आदमी और कुछ पुलिस वाले भी खड़े थे, जो दरवाज़ा खोलने की अंदर घुसते चले आ रहे थे। वह मेरे घर के तलाशी लेने लगे और महिला पुलिस अधिकारी मुझसे सवाल पूछने लगे, तुमने किसी को देखा तो नहीं या किसी को अपने घर में जगह तो नहीं दी?
मैंने कहा, मैं तो अभी सोकर उठी हूँ और मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। आप किसकी तलाश कर रहे हैं? पुलिस वाले नीचे से तलाशी लेकर ऊपर छत पर गए तो मेरी जान को बनाई। मेरी सांसें अटकने लगी, कहीं उनको पता न चल जाए कि वह औरत कहाँ है। मगर इतना मुझे यकीन था कि उनका ध्यान पानी टंकी तक नहीं जाएगा। मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही था और सही ही साबित हुआ। वह खाली हाथ नीचे चले आए। पहले वाला कहने लगा, मैडम जी, वह इस घर में नहीं है। मेरा ख्याल है कि वह इस इलाके से निकल गई है। बातें करते वक्त वह सब घर से बाहर निकल गए तो मैंने सुकून और चैन की सांस ली। उसकी अपने ही बटन कैसे पता चला कि वह मुंबई जेल से इस औरत को ढूंढते हुए यहाँ तक आ पहुँचे। पुलिस वालों के जाने के कुछ ही मिनट में मैं जल्दी से ऊपर गई और टंकी का ढक्कन हटाकर उसे बाहर निकाला। ठंडा पानी की वजह से कांप रही थी। मैं 10 मिनट और नहीं जाती तो शायद उसको मरा हुआ पाती। मैं उसे नीचे ले आई और उसको हीटर के पास बैठा दिया। मैंने उसको अपने कपड़े दिए तो उसको थोड़ा होश आया। मेरे कपड़े बदलकर वह रजाई लेकर हीटर के पास बैठ गई। मैंने सोचा, अब अगर इसकी मदद कर रही हूँ तो बेचारी के लिए कुछ खाने पीने को भी दे आऊँ। मैंने इसके लिए चाय बनाई और खाना गर्म करके इसके पास ले आई। उसके चेहरे को देखकर मुझे नहीं लग रहा था कि वह एक मुजरिम है। थोड़ी देर तक उसकी हालत में सुधार आ चुकी थी। अब मैंने उसे बात करना शुरू की और कहा, आपको देखकर नहीं लगता कि आप कातिल हो, लेकिन पुलिस आपके पीछे क्यों पड़ी है और यह क्यों कह रही है कि मुंबई जेल से एक मुजरिम औरत फरार हुई है? तो क्या आप वाकई मुजरिम हैं? मेरा सवाल सुनकर उसके गहरी सांस भरी और कहने लगी, तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल ठीक है। मैं मुंबई जेल की कैदी नहीं बल्कि वहाँ की जेलर हूँ। उसकी यह बात सुन के मेरे तो होश उड़ गए। मैंने पूछा, आप जेलर हो फिर मुजरिम की तरह क्यों भाग रहे हो? तो वह कहने लगी कि बड़ी लंबी कहानी है, सुनकर क्या करोगी? मैंने कहा, देखिए, मैंने आपको अपने घर में जगह दी है, आपकी मदद की है, आपको भी अपनी कहानी मुझे सुनानी होगी, क्योंकि मैं यह सब कुछ आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैंने भी मुंबई की एक जेल में जेलर के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो मुझे आपकी कहानी सुनकर मालूम हो जाएगा कि वहाँ के क्या हालात हैं। वह कहने लगी, ठीक है, अगर तुम्हें इतना ही जानना है तो ठीक है। तो फिर सुनो, मेरा नाम गौरी है और मैं एक बहुत अच्छे और ईमानदार खानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ। हम 2 बहनें और 2 भाई हैं। मेरे पिताजी मुंबई के थाने में हवलदार थे। मेरे पिताजी ने बचपन से हमें सच्चाई और ईमानदारी का सबक पढ़ाया था और यही समझाया था कि अपने काम से हमेशा वफादारी रखना चाहिए, चाहे काम कितना ही मुश्किल क्यों ना हो और रुतबा चाहे छोटा हो या बड़ा। अपने ईमान का सौदा मत करना। मेरे पिताजी एक सच्चे और ईमानदार हवलदार थे। अपनी सारी ज़िंदगी नौकरी के दौरान उन्होंने कभी भी एक भी रुपया रिश्वत लेना गवारा नहीं समझा था। पिताजी के साथ के दोस्तों ने अपने घर पक्के करवा लिए, अच्छी ज़िंदगी गुजारते थे, मगर हमारा जीवन गरीबी के कारण मुश्किल से ही हो रहा था। मैं पिताजी की बहुत लाडली बेटी थी, इसलिए मैं भी पिताजी से कहती थी कि पिताजी, आप अपने साथ के लोगों को ही देख लीजिए, उन्होंने किस कदर तरक्की कर ली है, उनसे ही कुछ सीख लीजिए। उन लोगों के घरों में सब तरह के ऐशो आराम है, उन लोगों के घर रोजाना अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं और हमारे यहाँ वहीं रूखी सूखी, और हम लोग तो दिवाली पर भी अच्छे पकवान नहीं खाते। हमें तो कुछ अच्छा देखने को भी नहीं मिलता, खाना तो दूर की बात है। उनके बच्चे कितने अच्छे स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हैं और हम लोग सरकारी स्कूल में जाते हैं। बाद में हमें नौकरी भी वैसे ही मिलेगी, कोई भी छोटे से क्लर्क जैसी। पिताजी हंसकर कहने लगे, बिटिया रानी, तू फिक्र ना कर, तेरे भाग में बहुत बड़ी और अच्छी नौकरी है। मैं पिताजी से कहती, पिताजी, क्या मुझे मुंबई की जेल की जेलर बनूंगी? पिताजी कहते, तो इसमें इतनी हैरानी वाली क्या बात है, तू अच्छे नंबर से परीक्षा पास कर। और मैं हंसकर कहती, पिताजी, आप भी किस ज़माने में जी रहे हैं? मेरी सिफारिश होगी तभी तो किसी नौकरी पर लगूंगी, वरना पैसे देकर नौकरी करने वाले तो हमारे हालात ही नहीं हैं। पिताजी ने गुस्से में कहा, ना रिश्वत और ना सिफारिश, जिंदगी में इन दोनों चीज़ों की तरफ झुकने की सोचना भी मत। मेरे पिताजी का तो वह हाल था कि वह ईमानदारी और फर्ज पर अपनी जान दे सकते थे।
मेरी बहन स्कूल में पढ़ाने पर लग गई और बड़ा भाई पिताजी के रिटायर होने के बाद उनकी जगह पर लग गया। मैंने अपना एक मकसद बना लिया था और मैंने भी अपना एक मकसद बना लिया था कि मुझे भी मुंबई की जेल में जेलर बनना है। और इसके लिए मैं जी जान से टेस्ट की तैयारी में लगी थी और टेस्ट भी दे दिया। मुझे उम्मीद थी कि मेरी नीयत अच्छी है तो मेरी विनती भी सुनी जाएगी। सबसे हसीन दिन था, मेरे सारे ख्वाब पूरे हो गए थे। मैं बहुत खुश थी, जैसे मुझे ज़िंदगी की सबसे हसीन खुशी मिल गई हो। मेरा सपना सच हो गया। पिताजी ने उस मौके पर सिर्फ यही कहा कि जेल में अलग अलग तरीके की परेशानियां तुम्हारे सामने आएंगे, बस ख्याल रखना, ईमानदारी से अपना ड्यूटी को अंजाम देना। मैंने अपनी ड्यूटी संभाल ली। मुंबई जेल एक बड़ी जेल थी और औरतों की एक बड़ी तादाद वहाँ पर कैदी थी। शुरू के दिन थे और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, जैसे मेरे पास एक पावर थी। मैं वहाँ सलूट करती तो मेरा सीना फक्र से चौड़ा हो जाता था। गौरी यहाँ तक की कहानी सुनकर चुप हो गई। उसका यहाँ रुक जाना बेचैन कर गया। मैं उसकी कहानी में खो गई थी कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे यह सब मेरे सामने हो रहा हो। मैंने बेचारी से कहा, गौरी फिर क्या हुआ, आगे बताइए ना। वो सांस लेकर दोबारा से शुरू हो गई तो मुझे तसल्ली हुई। वहाँ औरतों को उनके जुर्म के मुताबिक कैदी किया जाता था। रोज सवेरे 6 बजे जेल के दरवाजे खोल दिए जाते थे। उसके बाद औरतें नाश्ता करती और उसके बाद उनके काम शुरू करवा दिया जाता था। कुछ औरतें चक्की पीसती थी तो कुछ सिलाई करती थी और जो नौजवान लड़कियां थी उनको पढ़ाया लिखाया जाता था ताकि वह वहां से निकले तो कुछ करने के काबिल हो। शाम को सूरज डूबता और जब रात होने को आई उनको खाना दिया जाता और उनको वापस जेल में भेज दिया जाता। शुरू के दिनों में उनका अंदाज नहीं हुआ कि यहाँ किस किस के ग्रुप बने हुए हैं, मगर धीरे धीरे मुझे पता चल गया कि किस औरतों ने किसके साथ और क्यों दोस्ती कर रखी है। जैसे फिल्म में दिखाए जाते हैं, जो उसमें खौफनाक होती हैं। औरतें जो बहुत खतरनाक जुर्म के नतीजे में पकड़ी गई होती हैं, उन्होंने अलग सेल में रखा जाता है। मुझे अपना काम करने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं होती थी। लगता था जैसे इन लोगों को तो पहले से ही काम करने की आदत नहीं थी, मगर मैं तो रोजाना पिताजी से ईमानदारी का पाठ पढ़कर आई थी। इसलिए ना खुद काम करती बल्कि अपने साथ के लोगों को खूब उम्मीद करती थी। मेरे नरम दिल की वजह से औरतें मुझे बहुत पसंद करने लगी और मुझे बहुत खुश रखने लगी। औरतें बताती थी कि यहाँ पहले जो जेलर थी वह काम धाम तो कुछ नहीं करती थी, बस रौब झाड़ती रहती थी और वगैरह किसी वजह से उनको मर्जी मारती पीटती रहती थी। मैंने भी पुलिस कर्मचारी को कह दिया था कि किसी भी औरत पर कोई हाथ नहीं उठाएगा। अगर किसी ने भी ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक दिन मैं बीमार पड़ गई तो एक औरत ने रोती हुई मुझे बताया कि लेडीज कांस्टेबल ने आज किसी वजह से बगैर थप्पड़ मारा है। यह सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया कि अपनी ताकत का नाजायज फायदा उठाना उसे किसने सिखा दिया। मैंने उसे एक हफ्ते के लिए सस्पेंड करवा दिया। मेरी वजह से जेल का माहौल अच्छा होने लगा था। मैंने औरतों को अलग अलग तरीके से रोजगार सिखाना शुरू कर दिए थे। मेरी ड्यूटी से वहाँ के लोग बहुत खुश थे और मुझे पहले ही साल में अच्छे काम की वजह से मेडल से सम्मानित किया गया और वहाँ मेरे काम को खूब सराहा गया। खूब सारी तारीफें हुई। इसी दौरान मेरे लिए एक अफसर का रिश्ता आया जिसे मेरे घर वालों ने मेरे लिए चुन लिया और मेरी शादी हो गई। मेरे पति बिल्कुल वैसे ही हालात के थे जैसे मेरे पिताजी थे, इसलिए मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी। ड्यूटी और घर बहुत अच्छे से चल रहा था, सब कुछ ठीक जा रहा था। मगर कहते हैं ना, आजमाइश इंसान पर इस वक्त आती है जब वो ज़्यादा ही सुखी ज़िंदगी में जी रहा होता है। मेरी किस्मत को भी मेरा सुख अच्छा नहीं लगा। उन्हीं दिनों जेल के बाहर से देसी घी के भरे हुए डब्बे अंदर जाने लगे। शुरू में तो मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया कि रिश्तेदार अक्सर इस तरह की चीज़ें भेजते रहते हैं, मगर जब लगातार इसी तरह रोजाना देसी घी के डब्बे जेल में आने लगे तो मैं चौंक गई। मुझे यह बात हजम नहीं हुई कि यह क्या हो रहा है। मेरा दिल और दिमाग क्या कह रहा था, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मैंने सोचा कि मुझे मालूम करना होगा कि रोज रोज देसी घी के डब्बे किसके पास जाते हैं।
और कौन मंगवाता है? एक अच्छा जेलर वह होता है जिसमें कैदी में से ही अपने जासूस बनाए हो, ताकि उनको पल पल की खबरें मिलती रहे। मैंने भी उस औरत को अपने लिए जासूसी करने को कहा, जिसके लिए मैंने लेडीज कांस्टेबल को 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड किया था। मेरे इस अंदाज से वह मेरी वफादार हो गई थी, इसलिए मैंने उसे जासूसी पर लगा दिया। जिसके बाद उसने एक ऐसा राज मेरे सामने खोला, जिसे जानने के बाद मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, मेरे सर पे आसमान गिर पड़ा। दोस्तों, आगे की कहानी हम जानेंगे दूसरे भाग में। आगे की कहानी जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।